नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। हमारी जो सीरीज चल रही है उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने भाग 6 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने कार्तिकेय वंश हो गया, ठीक है, चंद वंश हो गया, और आज हमारा भाग 7 है, जिसमें हम क्या गढ़वाल का परमार या पवार वंश के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ जाइए वो अभ्यर्थी जो उत्तराखंड से संबंधित, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो जाए या यूके पीएससी हो जाए, ठीक है, उन सभी की दृष्टि से आपको डॉक्टर अजय रावत जी की किताब का बिल्कुल मक्खन यहाँ आपके लिए मैं लाया हूँ। महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। जुड़ जाइए, परिचर्चा करेंगे हम किसके बारे में, गढ़वाल में जो क्या परमार वंश या पवार वंश था उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर कनकपाल की हम बात करूं तो इस वंश का संस्थापक इसे कहा जाता है, ठीक है। परवार वंश का क्या था, ये आदि पुरुष था, ठीक है। आदि पुरुष कौन, कनकपाल। याद रखना, परमार वंश का आदि पुरुष कौन था, यही आपका कनकपाल था। इस तथ्य को श्री बेकेट द्वारा क्या किया गया था, उद्धृत परमार वंश के जो सम्राटों की सूची है उसमें एक सभासार नामक ग्रंथ की सूची में प्रमाणित करता है, ठीक है। तो पूछेगा, देखो पूछेगा परमार वंश का अगर संस्थापक पूछेगा तो आप क्या बताओगे, सर कनकपाल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्थापना कब की, 888 ईस्वी में इसने स्थापना की। और जो चांदपुर गढ़ को इसने अपनी राजधानी, ठीक है, चांदपुर गढ़ में क्या राजधानी की बात करूं, अगर इसके राजधानी की बात करूं और इसके शासनकाल की बात करूं, इसके राज्य की बात करूं, तो इसने जो चांदपुर गढ़ था कहाँ, चमोली में क्या पड़ी, इस वंश की नींव पड़ती है। किस वंश की, परमार वंश या पवार वंश की नींव कहाँ पड़ती है, चांदपुर गढ़ में पड़ती है। कहाँ है, चमोली है, ठीक है। चांदपुर गढ़ का कौन था, एक शासक था, नाम था भानु प्रताप। क्या था, भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया, कनकपाल से करवाया। कनकपाल यहाँ का नहीं है, गढ़वाल का नहीं है, कुमाऊं का नहीं है, खसदेश का नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ का था, तो ऐसा कहा गया है ये जो कनकपाल था ये कहाँ का था, गुज्जर देश का ये कनकपाल क्या था, गुज्जर देश से आया था, जिसने क्या कोनपुर गढ़ किला बनवाया। क्या बनवाया, कोनपुर गढ़ किला बनवाया। चांदपुर गढ़ का जब जो शासक था भानु प्रताप, उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा देता है, कनकपाल से करवा देता है, जो कहाँ से, गुज्जर प्रदेश से आया हुआ था, ठीक है। तो कनकपाल को हमने क्या बोला, परमार वंश का क्या बोला, इसे हमने क्या बोला, संस्थापक कहा, ठीक है। कहाँ से आया था, गुज्जर प्रदेश से आया था। और उस समय अगर बात करूं तो जो चांदपुर गढ़ का जो शासक था वो कौन था, भानु प्रताप था। भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया, इसी कनकपाल से करवा दिया था। और कनकपाल में क्या, कनकपाल ने क्या, कोनपुर गढ़, आपसे पूछेगा कोनपुर गढ़ कहाँ है तो आप बताएंगे, ठीक है। अगर हम बात करूं जो क्या है, जो क्या है सभासार ग्रंथ है, ठीक है। सभासार ग्रंथ में क्या जो परमार वंश है उनके बारे में भी परिचर्चा मिलती है, ठीक है। अगर आप अजय रावत जी की किताब पढ़ोगे, डॉक्टर अजय रावत जी की किताब में, तो उसमें आपको क्या 101 पेज नंबर पे, ठीक है, 101 आप देख लेना, आप 101 में आपको मिलेगा कि गढ़वाल का रोजों की 55 पुस्त। क्या बोल रहा है कि गढ़वाल के राजाओं की 55 पुस्त हैं। कनकपाल है श्याम पांडु अभिगत, ठीक है, सेकंड लाइन में ही लिखा गया है कि कनकपाल है श्याम पांडु अभिगत, ठीक है। सिगत रत्न धील सारी राज विधि की जिंवहत, ठीक है। मंद भक्त जयचंद पृथ्वी मंद सिंह, आप देख लेना, आप और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो हम तो यहाँ खाली आपके लिए जो मक्खन है उन्हीं के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। जैसे हमने बोला संस्थापक कौन था, कनकपाल था, ठीक है। तो उसने कोनपुर गढ़ा बनवाया, ठीक है। चांदपुर गढ़ का शासक उस समय भानु प्रताप था, उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया, कनकपाल से करवाया। ये कहाँ से, गुज्जर प्रदेश से आया हुआ था, ठीक है। सोनपाल का अगर पूछूंगा कि उस समय, सॉरी सोनपाल नहीं पूछूंगा, अगर उस समय देखो कनकपाल जब यहाँ का राजा था तो उस समय कत्यूरी वंश क्या कर रहा था, कुमाऊं में शासन कर रहा था, ठीक है। इसका समकालीन कौन सी, कत्यूरी वंश थी। हमने कत्यूरी वंश के बारे में भी परिचर्चा की है, ठीक है। देखो अगर बात करूँ तो कनकपाल के बाद कौन आता है, अगर आप जो ब्रैकेट पढ़ोगे ना, जो ब्रैकेट पढ़ोगे उसमें नरेशों के नाम अगर आप
क्या पढ़ोगे, उसमें अगर आप पढ़ोगे तो उसके बाद आपका आता है श्यामपाल आता है, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में पहले चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो दूसरा आपका क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट, आपका सोनपाल हो जाता है, ठीक है। सोनपाल आपका क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए सोनपाल कौन से नंबर का राजा था, बताइए मुझे, फटाफट आप आंसर देंगे। सोनपाल पवार वंश का, परमार वंश का कौन से नंबर का शासक था, आपका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो चर्चा परिचर्चा करूं तो सोनपाल अगर बात करूं तो यह कौन से नंबर का, 24वें नंबर का, ठीक है। देखो अभी मैंने आपके लिए ऐड किया, मक्खन चीजें ही ऐड है आपके लिए, ठीक है। तो सोनपाल क्या था, सोनपाल पवार वंश का 24वां नंबर का शासक था। खस राजाओं को इसने हराया और कई खस राजाएं इसके अधीन थे, ठीक है। बहुत सारे खस राजा किसके, सोनपाल के अधीन थे। परमार वंश का 24वां नंबर का शासक था, ठीक है। कितने नंबर का बताइए फटाफट, कौन से नंबर का, 24वें नंबर का। 24वें नंबर का क्या था ये, सोनपाल शासक था। उससे पहले आपको बताऊं तो देखो, पहले कनकपाल, दूसरा श्यामपाल, तीसरा पदुपाल, चौथा आपका अभिगत पाल हो गया, पांचवा आपका कौन था, सिंगल पाल हो गया, छठा आपका रत्नपाल, सातवां आपका सलीपाल, आठवां आपका विधिपाल, नौवां आपका मदनपाल प्रथम, 10वां आपका भक्तिपाल था, 11वां आपका जयचंद्रपाल था, 12वां आपका पृथ्वीपाल था, 13वां आपका मदनपाल द्वितीय था, 14वां आपका अगस्तीपाल और 15 आपका सुरतीपाल, 16 आपका क्या था, जयंत सिंह पाल था, ठीक है। 17 आपका अनंतपाल प्रथम था, 18वां आनंदपाल प्रथम था, 19वां विभोगपाल था, 20वां सुभजन पाल था और 21वां विक्रमपाल था, 22वां आपका विचित्रपाल था, 23वां आपका हंसपाल था। हंसपाल के बाद आपका सोनपाल आता है, ठीक है। कब इसका शासनकाल रहा है, 1243 से 1250 ईस्वी के शासनकाल रहा। सोनपाल पवार वंश का 24वां शासक था। इसने खस राजाओं को हराया था, कई खस राजा इसके क्या थे, अधीन थे, ठीक है। राजधानी इसने कहाँ बनाई, सर इसने राजधानी अपनी भिलंगा घाटी में बनवाई थी। अगर विलियम्स के अनुसार बोलो तो विलियम्स ने बोला कि इसने 2 राजधानी बनाई थी, एक आपका भिलंग घाटी में और दूसरा आपका चांदपुरगढ़, दूसरा आपका चांदपुरगढ़, ठीक है। सोनपाल के बाद आपका आता है लखनपाल, या जिसे लसनदेव भी कहा गया है, लखनपाल या लसनदेव भी कहा गया है। ये कौन सा नंबर का, 28वां नंबर का शासक था, ठीक है, लसनदेव। सोनपाल कौन सा था, 24वां था। 25वां आपका कदिलपाल होता है, 26वां आपका कामदेव पाल होता है, 27वां आपका सलाखान देव होता है, 28वां आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है लखनदेव, या जिसे लसनदेव भी कहा जाता है। 1310 से लेके 33 तक ये क्या करता है, गढ़वाल पे क्या करता है, राज्य करता है, राज करता है। देखो ताम्र, इसके क्या ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। देखो अब देखो, पवार वंश का पहला शासक था जिसके क्या है, ताम्र मुद्रा प्राप्त हुए, इससे पहले ताम्र मुद्राएं नहीं मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले जो राजा है, इतिहासकार ये बोलते हैं कि वो क्या थे, किसी न किसी अन्य राजा के अधीन थे, डोटी राजाओं के अधीन थे, ठीक है। तो ये क्या था, ये स्वतंत्र शासक हो सकता है, ऐसे इतिहासकार बोलते हैं, क्योंकि इसके क्या ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है, किसमें, जिसमें लसनदेव लिखा गया है, ठीक है। देखो ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम पवार शासक कौन था, आपका लसनदेव था। पवार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक भी इसे कहते हैं और राजधानी इसने भिलंग घाटी में इसकी राजधानी थी। तो हमने सोनपाल के बाद जो इंपॉर्टेंट आपका क्या था, लसनपाल था, उसके बाद उसके बारे में चर्चा परिचर्चा की। उसके बाद अगर बात करूं तो लसनदेव के बाद आता है क्या, आपका अनंतपाल आता है, अनंतपाल द्वितीय, अनंतपाल क्या आता है, द्वितीय आता है। अनंतपाल पहला कब आया था बताओ मुझे, अनंतपाल प्रथम जो आया था वो 17वां शासक था इसका, ठीक है। 17, 15 के बाद 16, 17 नंबर का अनंतपाल प्रथम इसका 17 नंबर का शासक था, अनंतपाल फर्स्ट था। और जो हम अनंतपाल सेकंड की बात कर रहे हैं, ये कौन सा था आपका, ये आपका कौन से नंबर का, ये आपका था 29वां नंबर का, ये क्या था 29वां नंबर का क्या था, शासक था, ठीक है। 29वां नंबर का शासक था ये, उसमें लिखा गया है किसमें, उसमें किसमें जो बैकेट है उसमें आपको मिलता है अनंतपाल। और अगर बात करूं तो कई किताबों में ये क्या 34वां नंबर का शासक भी आपको मिलता है, ठीक है। देखो अगर बात करूं तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में इसकी में क्या है, इसके ताम्रपत्र मिले हैं जिसमें से क्या कहा गया है, रजवार कहा गया है, जिसमें से क्या रजवार कहा गया है। अनंतपाल को क्या 34वां शासक था, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से के ताम्रपत्र मिले हैं जिसमें से क्या कहा गया है, रजवार कहा गया है, ठीक है। इंपोर्टेंट नहीं है ज़्यादा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए अजयपाल होता है। अजयपाल कौन से नंबर का शासक था बताइए मुझे, लिखा है मैंने, अरे मैंने बाबा आप साहब के लिए अजयपाल अगर बात करूँ तो 37वां नंबर का, ठीक है। ये क्या था 37वां नंबर का शासक था। आनंदपाल का क्या
था, ये द्वितीय पुत्र था। आनंदपाल द्वितीय आता है, 36 नंबर का राजा, 36 नंबर का राजा था। 36वां नंबर का आपका आनंदपाल द्वितीय था, उसका ही पुत्र आपका क्या होता है, अजयपाल होता है। सबसे शक्तिशाली था, क्या था, सबसे शक्तिशाली राजा पूछेगा तो आपका क्या कौन हो जाएगा, अजयपाल हो जाएगा। 1490 से लेके 1519 तक सर क्या करता है, शासन करता है। इसने 52 गढ़ों को जीता। आप अगर गढ़वाल में 52 गढ़ों के बारे में पढ़ते हो तो इसने उन 52 गढ़ों को जीता था। और इसका समकालीन अगर बात करूं, चंद शासक कौन था, कीर्ति चंद के बारे में हमने परिचर्चा की थी। इसका शासनकाल का जो समकालीन था वो कौन था, कीर्ति चंद था। इसने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से कहा, पहले देवलगढ़ की, बाद में इसने श्रीनगर में की थी। ठीक है, जो आपका समकालीन जो आपका अजयपाल था, अजयपाल ने क्या किया, पहली अपनी राजधानी ये कहाँ ले गया, चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, देवलगढ़ से ये कहाँ, श्रीनगर में ले गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है नेक्स्ट आपके लिए, धूली पाथा पैमाना किसके द्वारा, अजयपाल द्वारा। किसके द्वारा, अजयपाल द्वारा। क्या, धूली पैथाली पैमाना किसके द्वारा शुरू किया गया था, अजयपाल द्वारा। ठीक है, कितना होता है, लगभग 2 किलोग्राम का, 2 केजी का ये क्या होता है, धूली पाथा पैमाना होता है। किसने शुरू किया, अजयपाल ने किया। अजयपाल का एक अभिलेख मिलता है, एक शिलालेख मिलता है, देवलगढ़ शिलालेख, जिसमें क्या अजयपाल की धर्मपाती कहा गया है। ठीक है, जो धूलिपाती है इसे क्या कहा गया, देवलगढ़ अभिलेख में क्या कहा गया है, अजयपाल की धर्मपाती कहा गया है। ठीक है, अजयपाल ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, तो इस देवलगढ़ में अपनी कुलदेवी राजेश्वरी की स्थापना की। ठीक है, देवलगढ़ में इसने भैरव मंदिर बनवाया, सत्यनाथ मंदिर बनाया, ठीक है, गौरजा मंदिर बनाया, लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी इसने क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, और वहीं कालिका देवी मठ का भी निर्माण किसने करवाया, सर अजयपाल। सर अजयपाल ने क्या करवाया, कालिका देवी मठ का भी निर्माण कराया। समझ गए हैं, कोई इश्यू है तो बताइए। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसने क्या क्या उपाधियां ली थी, सावरी ग्रंथ में से आदिनाथ कहा गया है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि किस परमार वंश को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, तो ओ से अजय, ओ से आदिनाथ। ठीक है, ओ से अजय, ओ से आदिनाथ। किसको जाना जाता है, आपने बोला सर अजयपाल को जाना जाता है। ठीक है, अजयपाल को क्या जाना जाता है, बताओ मुझे, आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सावरी ग्रंथ में। ठीक है, गढ़वाल का इसे अशोक कहा जाता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस पवार शासक को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है, अजयपाल। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे लास्ट अंतिम अंतिम समय में ना अशोक ने कौन से धर्म अपनाया मुझे आप बताएंगे फटाफट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतिम समय में अशोक ने कौन से धर्म अपनाए हैं, वैसे ही जो ये आपका अजयपाल था इसने अंत समय में क्या, गोरखनाथ पंथ अपनाया था, गोरखनाथ पंथ अपनाया था। आपसे पूछेगा कि वह पवार वंश का कौन सा शासक था जिसने अंत में गोरखनाथ पंथ अपनाया था, गोरखनाथ पंथ अपनाया था, वो आपका अजयपाल। ठीक है, कवि भरत की पुस्तक है मानोदय काव्य। ठीक है, उसमें से क्या कहा गया है, इसकी तुलना किसी कृष्ण कुबेर से, इंद्र से, युधिष्ठिर से व भीम से किया गया है। इसे गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है, गढ़वाल का इसे दुर्योधन भी कहा जाता है, और इसे नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसे, अजयपाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अजयपाल, आप स्टार लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसने सरोला ब्राह्मण प्रथा इसने क्या किया, इसने प्रारंभ किया। क्या था कि जो अगर देखो युद्ध में जा रहा है तो उसमें क्या होते थे, अलग अलग जाति धर्म लिंग, जाति और धर्म वर्ग और समुदाय, हम जाति, ठीक है, एक हो गया आपका जाति शब्द, एक हो गया आपका धर्म शब्द, एक हो गया आपका वर्ग, एक हो गया आपका समुदाय। तो अलग अलग जाति धर्म वर्ग समुदाय के क्या थे, जो व्यक्ति थे वो सेना में हुआ करते थे। तो खाना बनाने के लिए इसने क्या किया कि उनमें कोई मतभेद न हो, इसने क्या किया, उच्च जाति के ब्राह्मणों से ये क्या करवाया जाता था, भोजन बनवाया करता था, जो कि सब खाते थे, जिसके बाद कोई भेदभाव नहीं होता था। तो इसे क्या, सरोला ब्राह्मण प्रथा। तो किसने, सर अजयपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजयपाल के बाद कौन आता है, देखो मैंने आपके लिए सहजपाल क्या है, तो अजयपाल की अगर बात करूं तो अजयपाल के बाद आपका आता है कौन, कल्याण शाह आता है। फिर आपका कल्याण शाह 38 नंबर का, उसके बाद 39 नंबर का सुंदरपाल, और 40 नंबर का हंसदेव पाल, 41 नंबर का आपका विजयपाल, और आपका 42 नंबर का जो शासक होता है वो कौन होता है, सर सहजपाल। 42वां नंबर का शासक कौन, सर सहजपाल। 1547 से 1575 ईस्वी तक क्या करता है, ये शासन करता है। यह पवार वंश का 42वां शासक था। सहजपाल के शासन में 5 अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए हैं। प्रथम अभिलेख कब मिला, इसका 1548 ईस्वी का है, जो, और अंतिम कब मिला, 1573 ईस्वी में मिला है। ठीक है, सहजपाल कुमाऊं के राजा कल्याण चंद्र और रुद्रचंद्र का समकालीन था। ठीक है, गढ़वाल में सहजपाल था तो कुमाऊं में कल्याण चंद्र और रुद्रचंद्र क्या थे, इसके समकालीन थे।
है। गढ़वाल राजा का जो वंशावली में इसे क्या वीर गुणज सुकत प्रज्ञा कहा गया है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस राजा को गढ़वाल राजा वंशावली में वीर गुणज सुकत प्रज्ञा कहा गया है, तो आपने बोला सर सहजपाल। कौन? सर सहजपाल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानवोदय काव्य में से क्या राजनीतिक चतुर तथा संग्राम में शत्रु को संताप देने वाला, इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना है आप। ठीक है, 5 स्टार लगा लेना। किसे मानवोदय काव्य में राजनीति चतुर तथा संग्राम में शत्रु को ताप देने वाला कहा गया है, तो संताप देने वाला कहा गया सर सहजपाल। 100 से सहजपाल, 100 से संग्राम, 100 से संताप देने वाला। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे, याद करेंगे। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है बलभद्र शाह। अब देखो शाह की उपाधि धारण करने वाला, ठीक है, पूछेगा कि शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बलभद्र शाह, इससे पहले किसी के उसमें शाह नहीं लगा था। ठीक है, बलभद्र ने क्या शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, 43वां शासक होता है पवार वंश का, परमार वंश का। 1575 से लेकर 91 तक शासन करता है। इसका राम शाह भी इसका नाम मिलता है, बलराम शाह भी मिलता है, बहादुर शाह भी इसका क्या मिलता है, नाम मिलता है। इसका मुगल शासक अगर समकालीन अकबर का समकालीन था। शाह की उपाधि धारण करने वाला यह क्या था, पहला शासक था। ठीक है, कवि देवराज ने बलभद्र शाह को बहादुरता और युद्ध शैली के कारण भीमसेन क्या समोबली कहा है, क्योंकि भीम जितना ताकत रखता है, तो कवि देवराज ने बलभद्र शाह को क्या बहादुरता और युद्ध शैली के कारण इसे क्या कहा गया है, भीमसेन समाबुली या समाबुली कहा गया है। ठीक है, इसने एक युद्ध लड़ा था, इसके समय एक युद्ध हुआ था आपका क्या, बधानगढ़ युद्ध, बधानगढ़ युद्ध। ठीक है, इसे ग्वालदम युद्ध भी बोलते हैं, इसे ग्वालदम युद्ध भी बोलते हैं, क्योंकि ग्वालदम के ही पास में आपका क्या है, अब जैसे आप कौसानी से गरुड़ से बैजनाथ चौराहे पे जाओगे तो एक रोड आपको बागेश्वर को जाती है, एक आपको क्या जाती है, ये गढ़वाल को जाती है। ठीक है, कोट ब्राह्मणी होते हुए आपको कहाँ जाती है, सीधे ये ग्वालदम होते हुए चमोली को एंटर करती है। तो वहीं ग्वालदम और गोचर के बीच में आपका बधानगढ़ पड़ता है, बधानगढ़। तो वहीं क्या ग्वालदम युद्ध भी कहा जाता है। किसके मध्य हुआ था, ये बलभद्र शाह और क्या रुद्रचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में हुआ था। रुद्रचंद इसमें क्या हो गया, पराजय हो गया। देखो, क्योंकि जो बलभद्र शाह था, इसका मदद कौन करता है, इसका मदद एक कचूरी राजा होता है। ठीक है, सुखल देव किसकी मदद करता है, बलभद्र शाह की मदद करता है। बलभद्र शाह क्या हो जाता है, युद्ध जीत जाता है। और रुद्रचंद्र का सेनापति यहाँ जो बधानगढ़ का युद्ध में मारा जाता है, जिसका नाम क्या था, पुरुष पंत था, जिसका नाम क्या था, पुरुष पंत था। इसके बाद कौन आता है, मानसा आता है। ठीक है, सहजपाल हमने पढ़ लिया। उसके बाद 42वां नंबर का सहजपाल, 43 का आपका बलभद्र शाह, 44वां आपका कौन आता है, मानसा आता है। 1591 से लेके 1611 तक। ठीक है, 1611 तक 44वां शासक था। कौन सा नंबर का, 44वां नंबर का शासक था। महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, इसका समकालीन चंद वंशीय राजा कौन थे, एक रुद्रचंद्र था, दूसरा आपका लक्ष्मी चंद था, जिसने 1602 में बागनाथ मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, जब चंद वंश हमने पढ़ा तब हमने इन परिचर्चा की है। और इसी अगर हम बात करूं किसका, मानसा का जो समकालीन मुगल शासक कौन था, अकबर और जहांगीर था, अकबर और जहांगीर था। ठीक है, देखो बहुगुणा वंशावली में मानसा को क्या बद्री सावतरणेन कहा गया है, इसे क्या बद्री सावतरणेन कहा गया है, उसकी उपाधि दी गई है। देखो बहुगुणा जो वंशावली है उसमें इसे क्या कहा गया है, बद्री सावतरणेन की उपाधि दी गई है। मानसा के राजकवि भरत कवि थे। ठीक है, भरत कवि थे जिन्होंने मानवोदय काव्य की रचना की थी। और ये इस भरत कवि का नाम ना अकबरनामा और जहांगीरनामा में क्या ज्योतिकराय करके उल्लेखित मिलता है। ठीक है, जो अकबरनामा और जहांगीरनामा है, मुगलकालीन जो 2 पुस्तकें हैं, तो उसमें इस भरत कवि का क्या नाम मिलता है, ज्योतिकराय मिलता है, जो क्या है, भरत कवि है। ठीक है, ब्रिटिश लेखक विलियम फिंच ने अपनी पुस्तक द ईयरली ट्रेवलर इन इंडिया में मानसा का विवरण दिया है। ठीक है, ब्रिटिश एक क्या है, लेखक है, नाम है विलियम फिंच। इन्होंने अपनी पुस्तक द ईयरली ट्रेवलर इन इंडिया में मानसा का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जीतू बगड़वाल को भोट का ठेकेदार किसने नियुक्त किया, मानसा ने नियुक्त किया। श्रीनगर में क्या मानपुर नगर किसने बसाया, इसी ने मानपुर, किसने मानसा ने बसाया था, किसने मानसा ने बसाया था। ठीक है, और देखो लक्ष्मीचंद प्लस मानसा के बीच एक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, आप मुझे बताया ना, हमने बताया था, जिसमें देखो इसमें अगर बात करूं तो 8 बार युद्ध करता है। ठीक है, लक्ष्मीचंद 8 बार क्या करता है,
युद्ध करता है, ठीक है, युद्ध करता है। 7 बार तो लक्ष्मीचंद हार जाता है, 8वीं बार क्या हो जाता है, जीत जाता है। बार बार युद्ध करने के बाद इसे क्या हमने बताया, लक्ष्मीचंद को क्या किस बिराली के नाम से जाना जाता था, बताइए। कुछ हमने बताया था आपको, बिराली, किस बिराली के नाम से जाना जाता था, बताइए मुझे फटाफट। किस बिराली करके मैंने आपको बताया था ना, आप बताएंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया। बताओ किस बिराली के नाम बिराली करके जाना जाता था ना, कुछ बताया था, बताइए सटक से अब। ठीक है, बताइए क्या बताया था मैंने, लक्ष्मीचंद को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, बताइए मुझे, ठीक है। तो लक्ष्मीचंद और मानसा के बीच 8 बार युद्ध हुआ, उसमें 7 बार कौन जीता, मानसा जीता। 8वीं बार लक्ष्मीचंद्र जीत गया, और इसमें मानसा का सेनापति क्या हो गया, 8वीं युद्ध में मारा जाता है। सेनापति का नाम क्या था, खत्तर सिंह था। क्या था, खत्तर सिंह था। इसके बाद क्या आ जाता है, लखनी बिराली के नाम से किसे जाना जाता था, अब मुझे बताना, ठीक है, लखनी बिराली के नाम से किसे जाना जाता था, ठीक है। इनके बाद आता है, देखो मानसा के बाद आता है आपका श्याम शाह आता है, ठीक है। 1611 से लेके 1631 तक इसका शासनकाल रहता है। 45वां नंबर का शासक था, ठीक है। मानसा का पुत्र था, जहांगीर का समकालीन था। जहांगीर नामा में अगर बात करूँ तो श्याम शाह का विवरण मिलता है। इसके अनुसार जहांगीर ने श्याम शाह को 1621 ईस्वी में एक घोड़ा एक हाथी उपहार क्या था, भेंट किया था, ठीक है, गिफ्ट दिया था। श्याम शाह ने राजधानी श्रीनगर से शामशाही बागानी, इसने क्या अपनी राजधानी श्रीनगर किया, और क्या शामशाही बागानी का भी इसने निर्माण करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शामशाही बागानी का निर्माण करवाया, तो शामशाही बागानी का निर्माण किसने करवाया, श्याम शाह। 100 से शामशाही, 100 से श्याम शाह, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। 1625 ईस्वी में श्याम शाह के शासनकाल में उसके चाचा महिपत शाह ने श्रीनगर के केशव मठ का निर्माण करवाया। देखो शासनकाल चल रहा था किसका, श्याम शाह का, लेकिन निर्माण कौन करवाता है, केशव मठ का महिपत शाह करवाता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके महिपत शाह आ जाते हैं, इनके चाचा महिपत शाह आ जाते हैं। इन्हें देखो मौला राम ने क्या कहा गया, महाप्रचंड भुजदंड के नाम से किसे जाना जाता है, महिपत शाह को। किसने, मौला राम ने इन्हें उपाधि दी कि महिपत शाह क्या है, महाप्रचंड भुजदंड है, ठीक है। 1631 से लेकर 1635 तक शासन करता है। पवार वंश का 46वां नंबर का शासक था, ठीक है। शाहजहां का समकालीन था। इसे गर्भ भंजन की उपाधि दी। देखो गर्भ भंजन और भंजक, ठीक है, भंजन और भंजक, भंजक पूछेगा, गर्भ, सॉरी एक मिनट, देखो गर्भ भंजन पूछेगा तो महिपत शाह, और भंजक पूछेगा तो भंजक पूछेगा, गर्भ भंजक पूछेगा, क है ना, तो माधो सिंह भंडारी, ठीक है। भंजन पूछेगा तो महिपत शाह, ठीक है। तो गर्भ भंजन की उपाधि किसको दी गई, महिपत शाह को दी गई। 1625 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल से क्या, केशव राय मठ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, महिपत शाह ने करवाया। लेकिन उस समय शासन किसका चल रहा था, बता, इसी का भतीजा जो क्या था, भतीजा कौन था, बताओ, श्याम शाह था, उसका शासन चल रहा था, ठीक है। इसके 3 सेनापति हुई, ठीक है। एक है आपका माधो सिंह भंडारी, इंपॉर्टेंट है, जिसे गर्भ भंजक के नाम से जाना जाता है। एक लोधी रिखोला है, एक बनवाड़ी दास है। तो तीनों के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो माधो सिंह भंडारी क्या था, बहुत ही वीर सेनापति था। इसका सबसे वीर सेनापति कौन था, माधो सिंह भंडारी पूछेगा। इसका सबसे वीर, अभी माधो सिंह भंडारी का तो अगर आप देखेंगे, सर्च करना है एक बार क्रोम में, तो माधो सिंह भंडारी की आपकी फोटो भी मिल जाएगी, ठीक है। इनकी मूर्ति भी आपको देखने में आती है। तो ये क्या थे, माधो सिंह भंडारी, इनके क्या थे, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली क्या थे, सेनापति थे, ठीक है। तो आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं, माधो सिंह भंडारी के बारे में जान लेते हैं। इनके जो प्रमुख 3 सेनापति थे उनके बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो अगर बात करूं क्या, माधो सिंह भंडारी की बात करूं, तो एक रजत अभिलेख मिलता है, कहाँ से, रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर कहाँ, देवप्रयाग में है, वहाँ से रजत अभिलेख मिलता है, जिसमें इनके द्वितीय पुत्र गजेश सिंह का वर्णन है। गजेश सिंह और उनकी पत्नी मथुरा बोरानी, और इनका पोता माधो सिंह का जो पोता है अमर सिंह का क्या मिलता है, विवरण मिलता है, ठीक है। मलेथा की जो गूल थी, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण भी किसने, माधो सिंह भंडारी ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना है, ठीक है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसने मलेथा गुल का निर्माण करवाया, किसने करवाया, तो माधो सिंह भंडारी ने किया। इनका देहांत तिब्बत आक्रमण में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक है। दूसरे सेनापति इनकी लोधी रिखोला थे, महिपत शाह के सेनापति थे लोधी रेखला, ठीक है। इनने दांपा पर आक्रमण करके कहाँ कर लिया, दांपा पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। और दक्षिणी सीमा का भी भार किसे सौंपा, इन्होंने लोधी रिखोला का सौंपा, ठीक है। सिरमौर अभियान भी किया, दक्षिण अभियान किया, किसके उसमें, इन्हीं के साथ हुआ था, ठीक है। उसके बाद तीसरे सेनापति
बनवाड़ी दास थे, ठीक है। कुमाऊं अभियान किया। कुमाऊं का शासक तब कौन था? त्रिमल चंद था। तब कौन था? त्रिमल चंद था। महिपत शाह के साथ क्या हो जाता है, ये त्रिमल चंद क्या करता है, महिपत शाह के वहाँ शरण लेता है और महिपत शाह क्यों की मदद से ये क्या होता है, कुमाऊं में राजा बनता है त्रिमल चंद। हमने पहले आपको बताया था, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है। क्या? काकुआमोर युद्ध किनके बीच होता है? महिपत और त्रिमल चंद के मध्य होता है। देखो त्रिमल चंद क्या होता है कि शरण भी लेता है। जब कुमाऊं में शासन किया था त्रिमल चंद्र ने, तो शरण कहाँ लिया था? इसी किसके वहाँ लिया था बताइए मुझे? महिपत शाह के वहाँ लिया था। और बाद में महिपत शाह के साथ क्या कर देता है, युद्ध कर देता है। कौन सा युद्ध होता है इनके बीच? काकुआमोर युद्ध होता है। इसमें क्या, महिपत शाह और त्रिमल चंद्र के बीच होता है। महिपत शाह का जो क्या था, बनवाड़ी दास था, वो मारे जाते हैं। किसमें? इसी युद्ध में, काकुआमोर युद्ध में, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इसमें महिपत शाह के बाद आपने पढ़ा होगा रानी कर्णावती। बहुत बार पूछा है, आपसे पूछेगा कि नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है। आप, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, जब हम चर्चा परिचर्चा करते हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, तो हम सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि पवार शासिका जो महिपत शाह थी, उनकी बीवी थी, उनकी क्या थी, पत्नी का नाम क्या था? रानी कर्णावती थी। क्यों थी? हमने बताया था कि मुगल जो सेनापति थी, उनके पकड़ पकड़ के नाक कटवा दिया था। किसने? रानी कर्णावती ने। किसने? रानी कर्णावती ने किसका नाक कटवा दिए थे? जो ये क्या थे, मुगल सेनापति थे, सेना थे, उनके क्या कटवा दिए थे, नाक कटवा दिए थे। मुगल जब शाहजहाँ भेजता है, हमने वो भी हमने आपको बताया हुआ है कि जब क्या करता है, गढ़वाल में जब क्या होता है, मुगल आक्रमण होता है, तो ये क्या करती है, ये वीरता से क्या करती है, मुगल सैनिकों को पकड़ पकड़ के क्या कर देती है, उनकी नाक कटवा देती है। जिस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम रानी कर्णावती। यहाँ क्या पड़ गया? नागकटी रानी के नाम से। नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? आपने बोला सर कर्णावती, कर्णावती, रानी कर्णावती को, ठीक है। गढ़वाल की दुर्गावती के नाम से जाना जाता है, ताराबाई के नाम से जाना जाता है, नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने देहरादून में कर्णपुर शहर बनाया, बसाया। किसने बसाया? रानी कर्णावती ने। रानी कर्णावती। तो भाग हमारा पहला, उत्तराखंड इतिहास का भाग हमारा 7वां, और जो गढ़वाल का इतिहास है, परमार वंश का, हमने भाग पहला कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। बाकी इसकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। सपना आपका साकार हम करेंगे। आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस अजय राउत की जो किताब है, डॉक्टर अजय राउत जी की, उसका मक्खन आपके लिए निचोड़ के रखा है। बाकी उसके साथ जो अदर किताबें भी हैं, उनसे भी हमने इसमें चीज़ ऐड की हुई हैं, ठीक है। इससे बाहर आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। मक्खन है आपके लिए। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।